वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रिवॉर्ड, पनिशमेंट और कंस्पिरेसी का टाइम चल रहा है। इनाम मिलेगा, सज़ा होगी या साजिशें की जाएंगी। इनाम इस तरीके से मिलेगा कि अगर आपको ऑर्डर्स आए हैं कि आपने ये सर्टन रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, चाहे उसके लिए पूरा सिस्टम मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे कानून से हट के जाएं, हर चीज़ उलट पुलट कर दें, लेकिन ये काम होना चाहिए। और अगर वो आप काम कर देते हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक एक्सटेंशन की शक्ल में होगा। पनिशमेंट की बात करें तो अगर कोई बंदा अपनी औकात भूलने की कोशिश करता है, बेशक अभी वो बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे धांधली करके पहुंच गया है, लेकिन अगर आप ये भूले कि आपको बैक किसकी थी, आपको सपोर्ट किसकी थी, तो बहुत आसानी से आप रिप्लेस भी किए जा सकते हैं। 76 ईयर ओल्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, और पाकिस्तान भी बेज़मीर लोगों से भरा पड़ा है जो आपको फौरी तौर पर रिप्लेस करने के लिए रेडी है। वो बेहतर तरीके से जो यस सर कर सकता है वो आपकी जगह पे आके बैठ जाएगा। कंस्पिरेसीज इंट्रा पार्टी हो या फिर इंट्रा इंस्टीट्यूशन हो, वो देखने में आपको हर वक्त नज़र आती हैं। PMLN और PTI जो है, इनके पार्टीज़ के अंदर डिवीज़न हो चुकी है। दो डिफरेंट एक धड़े बन चुके हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट उनका मुख्तलिफ है, वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं। इनके अंदरूनी मामला स्मूथ नहीं है। एक्सटर्नली तो ये वैसे ही एक दूसरे के अगेंस्ट कंस्पिरेसी साजिशें चलाते रहते हैं। इत्तेहादी हुकूमत जो कि नाम की इत्तेहादी है, नाम की एक दूसरे को सपोर्ट करती है, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे को अंदर खाते बिल्कुल एक नहीं समझते हैं, बल्कि वो फ्यूचर को लेके प्रोएक्टिव तैयारियां कर रहे हैं कि कल को जब भी हुकूमत का बुरा वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी चाहती है PMLN सारा ब्लेम अपने सर पे ले ले, और PMLN ओब्वियसली चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को मसला आए, लेकिन PMLN की इतनी खास प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी मौजूद नहीं रही है फ्यूचर के हालात जो बुरे होते हैं उसको लेकर। उस सारी चीज़ पर बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले इमरान खान के टेलीग्राफ में लिखे हुए कॉलम से मुतल्लिक बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात हुई है। उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, अप्रिशिएट किया है बहुत सारे लोगों ने, किस तरह इमरान खान एज यूजुअल जेल के अंदर बैठ के भी पाकिस्तानी सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक सलीम बुखारी जो कि एडिटर हैं, बहुत पुराने जर्नलिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मैं टेलीग्राफ का एडिटर होता तो मैं कभी भी ये आर्टिकल पब्लिश ना करता, मैं 100 दफ़ा सोचता। अब बात यह है कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म के, आज़ादी सहाफ़त के हालात हैं, वो सबको पता है। बहुत खस्ता हाल ये इदारा मौजूद है, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन पाकिस्तान ख़ुद भी कुछ बेज़मीर लोगों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एक एजेंडे के पीछे और एक इंसेंटिव के पीछे भागने वाले हैं, और एक बहुत थोड़ी परसेंटेज ऐसे लोगों की जो इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट को लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को एनालाइज करके लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। तो अगर सलीम बुखारी बहुत उनका रिच पोर्टफोलियो है, बड़ा उन्होंने काम किया है, अगर आप टेलीग्राफ में अपना जाके अप्लाई करें एज एन एडिटर, तो वो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि वो जॉब देंगे, क्योंकि अगर आपने अपना यही माइंडसेट इस तरह के इदारों में लेके जाना है जिस तरीके की वो जर्नलिज्म करते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान जैसे बैन लगाने पे बिलीव नहीं करते, वो इन चीज़ों को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट समझते हैं। वो आपके आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है कि आपने ट्विटर जैसी चीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल या डिस्कशंस होती हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है, वो एक जगह आपने बंद कर दी है। ये सोच है कि लोग सोचना छोड़ दें, तो आप अंदाज़ा करें कि आप ऐसे सिस्टम की प्रोडक्ट हैं, और आप उसको फिर सिर्फ प्रोडक्ट हैं नहीं, आप उसको प्रीच भी कर रहे हैं, आप लोगों को बता भी रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आज़ादी होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना गलत है, मैं तो ऐसी चीज़ पब्लिश ही ना करता। इसीलिए पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका ये हाल है। इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए लोगों को आगे आना पड़ता है। अगर ये आप खुद मेन स्ट्रीम मीडिया ये काम कर रहा होता, या एक बंदा भी उनमें से उठ के इस तरीके का माइंडसेट रखता, कोई एक चैनल, तो आपको ये सब कुछ ना करना पड़ता। पाकिस्तान का एक भी सिंगल चैनल इंडिपेंडेंटली मनूवरिंग, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं करता है, ठीक। तो ये अल जज़ीरा, टेलीग्राफ, द इकोनॉमिस्ट जैसे जो इदारे हैं, वो जो है आपको एज अ राइटर भी वो देखते हैं कि ये बंदा किस हद तक की बात सच कर रहा है। तो एडिटर तो बहुत दूर की बात है, ऐसे माइंडसेट के बंदे को जो ऐसे सिस्टम की, इतने करप्ट सिस्टम की प्रोडक्ट होने के साथ साथ ऐसे सिस्टम को लोगों तक फैलाना भी चाहता है, तो वो कभी भी ऐसे बंदे को जो है एडिटर की जॉब नहीं देंगे। आप ट्राई ज़रूर करें, सही है, इतना अगर आप कॉन्फिडेंटली इस तरह बात कर रहे हैं तो। खैर, PSC चेयरमैनशिप की जहाँ तक बात है, तो शेर अब्दुल मरवत का नाम जब भी PTI ने सजेस्ट किया है या फाइनलाइज करने की कोशिश की है, तो हुकूमत की तरफ से खदशात तो आते हैं, लेकिन PTI के अपने सीनियर लीडर्स जो हैं इसको लेके, इस नाम को लेकर खुश नहीं है। वो चाहते हैं शेर अब्दुल मरवत की जगह किसी और बंदे का नाम जो है ना उसको नामजद किया जाए। तो अभी तक
पीटीआई ने, अपोजिशन ने कोई भी नाम पीएसयू चेयरमैन के लिए नामजद नहीं किया है, लेकिन शेरजुल मरवत की जो गाड़ी है उसको हादसा पेश आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद के लिए वो सफ़र कर रहे थे और रास्ते में गाड़ी के 2 टायर फट गए। तहम हादसे में पीटीआई रहनुमा महफूज रहे और वो दूसरी गाड़ी में सवार होकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अब जो लोग उनके साथ मौजूद थे उनका कहना है कि एक गाड़ी का टायर, वैसे तो टायर्स की बड़ी बुरी हालत है जिस तरीके से वो फटे हैं, तो एक टायर फटे समझ आती है, लेकिन 2 टायर्स एट अ टाइम इस तरीके से फट जाएं, ये बहुत सस्पिशियस साउंड करता है। क्या ये एक उनका एक्सीडेंट करवाने की अटेम्प्ट थी या एक थ्रेट था या उनको वार्निंग दी गई है, किस तरीके से मामला था, इसके ऊपर इससे ज़्यादा अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। अब रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक्सटेंशन से अच्छा रिवॉर्ड कोई नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, ऑफिशियल ग्राउंड्स पे नहीं है, लेकिन जो उनके मामलात रहे हैं अभी तक और एक्सटेंशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बीच में इस वक्त सिर्फ एक रुकावट रह गई है, सिर्फ एक आखिरी टेस्ट है जो क्लियर करना है चीफ जस्टिस साहब ने, और एक्सटेंशन मोस्ट प्रोबेबली उनको फिर दी जा सकती है, और वो है जी इन 6 जजेस का ख़त और उसकी हेयरिंग और इसका फैसला और उसको वाइंड अप वो किस तरीके से करते हैं। ये ऐसा ख़त जो 6 जजेस ने लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पूरे सिस्टम को उसने शेक कर दिया था। तो काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया, उन्होंने उसको अपनी कोर्ट में जो है ना उसकी हेयरिंग शुरू कर दी, क्योंकि ये बेहतर था कि वो अपने पास इस केस को रखें और फिर अपने अकॉर्डिंग इसको चला लें, बजाय इसके कि वो किसी इंडिपेंडेंट कमेटी, किसी इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट के पास चला जाता और वो इसको सुनता, तो फिर मसला बन सकता था करंट पाकिस्तान के सिस्टम और अथॉरिटीज़ को। तो अब काजी फायज़ ईसा साहब वो ऐसे जजेस में से एक हैं जिनकी एक हेयरिंग को देख के ही आप ये फैसला लगा सकते हैं कि 10वीं हेयरिंग के ऊपर उन्होंने क्या डिसीजन देना है। ठीक, तो 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, उनका टिल्ट किस तरफ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जा चुका है, इस हद तक कि ये 6 रुकनी बेंच जो है उसके जजेस आपस में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मंसूर अली शाह अतर मिनुल्लाह वर्सेस काजी फायज़ ईसा साहब, इस तरीके के मामला देखने में आए हैं। तो अगर इन 6 जजेस के लेटर को, इन एक्यूजेशंस को काम डाउन करके किसी भी साइड से जो है ना इस मामले को अगर वो ठंडा कर सकते हैं काजी फायज़ ईसा साहब, तो एक्सटेंशन मोस्ट प्रोबेबली फिर आपको दे दी जाएगी, फिर तो कोई मसला ही नहीं रह जाता, हर चीज़ गुड और आप फिर एंजॉय करें। लेकिन उसके अंदर भी जो है आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम की जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है कि एक बहुत जो है आपकी अमेंडमेंट होगी, उसके बाद जाके काजी फायज़ ईसा साहब जो है उनको एक्सटेंशन मिलेगी। और ये चीज़ भी इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी, आइन में तरमीम होगी, फिर उनको एक्सटेंशन मिलेगी। क्योंकि जो आपका आर्टिकल 179 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का जज है 65 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, अपनी पोजीशन पर रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। यहाँ तक आपकी चीज़ ख़त्म है। काजी फायज़ ईसा साहब अभी 64-65 के हैं, और अगर उनको एक्सटेंशन मिलती भी है तो वो 1 साल की भी एक्सटेंशन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन वैसे मिलेगी तो वो 3 साल तक की एक्सटेंशन के चांसेस उनके मौजूद हैं अगर उन्हें मिली। और उसके लिए उनकी एज क्रॉस कर गई है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र है, इस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, उनको एक फेवरेबल जो है वो वेन दिया जाएगा और वो फिर उनको पोजीशन मिल जाएगी। आर्टिकल 175A के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है मुल्क का वो डिसाइड करेगा कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कौन होगा, और इस तरीके से ये मामला जाते हैं। अब 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। पहला कि ऑब्वियसली जो उन्होंने ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, चाहे वो सिस्टम को मैनिपुलेट करके हों, आप पूरा सब कुछ उलट पुलट करें उस तरीके से हों, सही। दूसरा रीज़न है जी जो आपकी नेक्स्ट सीनियरिटी लिस्ट में जो नेक्स्ट बंदा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा वो है मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह एक बहुत आइडियल चॉइस नहीं है करंट सिस्टम के लिए, क्योंकि जिस तरह की रेजिस्टेंस उनकी तरफ से देखने में आ रही है, अगर वो जुडिशरी का फेस बन जाते हैं तो एक डायरेक्ट इंटर इंस्टीट्यूशन फाइट नज़र आएगी, रेजिस्टेंस नज़र आएगी। मंसूर अली शाह भी इन 6 जजेस के ख़त में बेंच का हिस्सा हैं, और जिस तरह की उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब को एक टफ टाइम दिया है, अपना इंडिपेंडेंट माइंडसेट वो पुट फोर्थ करते हैं, उस लिहाज से ना वो गवर्नमेंट के लिए बड़े सूटेबल है, ना वो आपकी अथॉरिटीज़ के लिए सूटेबल है। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने तो सो फार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छे तरीके से वो जो है आपकी अकॉर्डिंग जो फ़ायदा दे उस तरह का फ़ैसला भी देते हैं, इस तरीके से मामला चलाते हैं, और उन्होंने जो है वही रिवॉर्ड का टाइम है उनके, तो चांसेस हैं। वही बात
कि अभी तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ये चीज़ राउंड्स कर रही है बहुत ज़्यादा इसको लेके। अगर उनकी ये चीज़ फाइनल होती है तो आपकी अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। इतनी इंपॉर्टेंट है काजी फ़ायद ईसा, इतनी उन्होंने पाकिस्तान के मुल्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए इतनी ज़बरदस्त फैसले दिए हैं, इतना उन्होंने काम किया है जुडिशरी के लिए कि ही डिज़र्व्स कि उसको एक्सटेंशन दी जाए, वो और ज़्यादा परफॉर्म करे, और ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत करे। ऐसा वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। शौकत सिद्दीकी साहब जो है, जब उनके ऊपर केस हुआ था और ये एडमिट की गई थी चीज़ कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको बेजा बरतरफ किया गया था, फैज़ हमीद को उन्होंने एक्यूज़ किया था, और ये सारी चीज़ प्रूव होने के बावजूद फैज़ हमीद को बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं किया गया और उनको रिटायर कर दिया, क्योंकि उनकी एज क्रॉस हो गई थी, वो उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते थे। उनकी दफ़ा भी करना चाहिए था, वो ज़्यादा डिजर्व करते थे, क्योंकि वो बंदा, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ गलत काम हुआ, उसके साल ज़ाया हुए हैं इस सारी चीज़ के चक्कर में, उसका आपने वक्त ज़ाया किया है। वो डिजर्व करता था। अगर आपने किसी एक बंदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो अगर आप करते, ऐसे बंदे के लिए करते, मजलूम का साथ देते, लेकिन नहीं, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान उन ममालिक में से, उन सोसाइटीज़ में से नहीं है। बहरहाल जी, आखिर में हम थोड़ी सी इस हुकूमत के कारनामों की बात करें तो गंदम दरामद का स्कैंडल चल रहा है कि किस तरीके से आपकी इस हुकूमत ने, पीडीएम की इस हुकूमत ने जो है किसानों को टफ टाइम दे दिया है, बैठे बैठे पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है, और एक करप्शन की जो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसके ऊपर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, शहबाज शरीफ को ऑर्डर्स दिए गए हैं। उनको कहा गया कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म को कहा गया कि कुछ करें इसके ऊपर, जिसकी गलती बनती है उसको अकाउंटेबल होल्ड करें। सही है। अब अकाउंटेबल जो इस पीडीएम की हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को किया जा रहा है कि वो काकड़ साहब थे या वो मोहसिन नकवी थे। अब मोहसिन नकवी तो वज़ीर आज़म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग बंदे हैं राना सनाउल्लाह के अकॉर्डिंग। सही है। तो ऐसे बंदे की कैसे अकाउंटेबिलिटी शहबाज शरीफ कर सकते हैं? और शहबाज शरीफ का कहना है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब वो जद्दा से यहाँ पर उनकी फ़्लाइट आई है लाहौर, तब उनको नहीं पता था कि इस्लामाबाद के लिए थी फ़्लाइट और उसको लाहौर ले आए हैं। पैसेंजर्स को इतना तंग किया गया है इस चक्कर में। उन्होंने लाइलमी का इजहार किया कि मुझे तो नहीं पता था। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, आपको कैसे इन चीज़ों का नहीं पता होता कि आप ट्रैवल किस तरीके से कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके अंडर क्या मामलात चल रहे हैं। ठीक है। तो उनको इस बारे में भी नहीं पता कि ये जो गंदम की दरामद इतने बड़े नंबर्स में की गई है, वो उसमें जो है आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी। पहली बात तो ये है। लेकिन अभी नए इंकशाफात के मुताबिक जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को तहकीक होते हुए मुल्क में गंदम दरामद का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वज़ीर आज़म वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इंचार्ज वज़ीर खुद थे। उन्होंने 3 अप्रैल को वफाकी वज़ीर राना तनवीर को कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक का इजाफी कलमदान दिया। इससे कबल तकरीबन 1 माह तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इंचार्ज वज़ीर रह चुके हैं। वज़ीर आज़म ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद आसिफ को OSD कर दिया था। एक बात ये है। लेकिन एक वैसे अगर चीज़ देखी जाए, ये जो पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बड़ी आसानी से इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्यूज़ कर रहे हैं कि इनकी गलती है जी, इन्होंने किया, इनको पकड़ें। इनको भी नहीं पकड़ा जा रहा। वैसे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो काकड़ साहब को या मोहसिन नकवी को या किसी भी बंदे को पूछें कि ये आपने क्या किया है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्यों इतना लंबा परफॉर्म कर गई, इतने अरसे कैसे टिक गई। वो पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर गवर्नमेंट रही है ये। और जहाँ तक इनकी हुकूमत की बात है, पीडीएम की, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि पीडीएम के आने से पहले जब आपने इमरान खान की गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस वोट से रिजीम चेंज हुआ था, सारा चीज़ ख़त्म हुई थी, उसके बाद जब पीडीएम आई थी वो आपकी सेम यही गवर्नमेंट थी। जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो भी सेम एजेंडा को सामने लेकर चली थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। उसके बाद अब आप आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 2022 से लेके 2021-22 से लेके अभी तक, जब से इमरान खान अपनी पोजीशन से हटे हैं, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं, उन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया है। ये सब सेम है, ये बिल्कुल एक ही लोग हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ को उस वक्त भी कहा जाता था कि इतनी डेस्परेट होने की आपको क्या ज़रूरत है कि आप भाग के वज़ीर आज़म बन गए हैं फ़ौरन से इमरान खान के जाने के बाद। और उसका बैकलैश भी उन्होंने अच्छा खासा बर्दाश्त किया कि जो एक रेपुटेशन उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के तौर पे बना के रखी थी, वो सारी ख़त्म हो गई। इतने सालों की बनाई हुई इतनी पुअर परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर के बाद थी। और ऑब्वियसली जिस तरीके से वो अपनी पोजीशन पे आए थे, उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और इस दफ़ा भी जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी पोजीशन पे आए हैं,
उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो बात वहीं आ जाती है कि चाहे काकड़ साहब हों, आप हों या फिर मोहसिन नकवी साहब हों, ये सब एक ही बुक को फॉलो करते हैं, ये एक ही साइड पे चल रहे हैं। आप बहुत अरसे से बगैर इलेक्शंस के चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जब आप PDM 1 में आप वज़ीर आज़म बने थे तब इलेक्शंस नहीं हुए थे, ठीक है, तब आप बगैर इलेक्शंस के आए थे। केयर टेकर गवर्नमेंट आप काकड़ साहब को बोलते हैं, वो भी बगैर इलेक्शंस के सर पे आए थे। अभी भी आप जब हुकूमत में आए हैं, आपके ऊपर इतने स्क्वेयर एलिगेशंस हैं इलेक्शन रिगिंग के, तो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि आप कंप्लीटली फेयर एंड स्क्वायर तरीके से नहीं आए हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इस गंदम स्कैंडल में सिर्फ काकड़ साहब जिम्मेदार हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप उस वक्त मौजूद थे। आप किस तरह कह सकते हैं? पूरा सिस्टम एक था और स्टिल एक है, ठीक है। अगर इस गंदम स्कैंडल में कोई एक साइड इन्वॉल्व नहीं है तो वो सिर्फ इमरान खान की साइड है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, लेट्स जस्ट बी फेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इमरान खान की पार्टी ने कभी करप्शन नहीं की, कभी कुछ गलत नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के होते हुए भी करप्शन के चार्जेस आए हैं, उनकी भी इस तरह की जो है इंकशाफात हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस गंदम स्कैंडल में इस वक्त ये जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जितनी भी मौजूद है वो सारी इन्वॉल्व है। इमरान खान को छोड़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपेरेंटली छोड़ के, आप पीपल्स पार्टी को लें, PMLN को लें, आप MQM को लें, ये सारे इसमें इक्वल हिस्सेदार हैं। और इसके अंदर वो लोग भी जिनका नाम नहीं ले सकते, वो टॉप पे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बुक है जो यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ये जो बातचीत है कि जी काकड़ की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसको पूछे, नहीं सर आपकी गलती है, या आपके होते हुए काम है, और ये इंकशाफ इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है, ठीक है। और अगर प्रॉबली आपको नहीं पता ये चीज़, अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में ये हरकत होगी, तो ये और ज़्यादा आपकी नाअहली दिखाता है, और ज़्यादा इनकॉम्पिटेंसी बताता है कि क्यों पाकिस्तान की अवाम ने खुल के वोट नहीं दिया था, क्यों आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ी है इलेक्शन के वोट्स के साथ, इलेक्शन के प्रोसेस के साथ, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ी है अथॉरिटीज़ को इस हुकूमत को बनाने के लिए, ठीक है। तो हर लिहाज से आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो नाअहली है, अगर आपको पता था तो बताएं जी कैसे सारी चीज़ पॉसिबल हो गई, किस तरह आपने किसानों को, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी आपने फाइनेंशियल पोजीशन हिला के रख दी है। इस स्कैंडल को जितना आप स्टडी करें उतनी आपको नाअहली नज़र आती है, उतना आपको नज़र आता है कि पाकिस्तानी आवाम की वर्थ यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।